हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं और एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि चुने हुए हैंड पिक क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम लेक, सांभर लेक, सुखना लेक, कामा लेक। आपको बताना है कि ये कहां कहां पर, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अनुपम झील जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में लोकेटेड है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के अंदर में ही है। ठीक है, तो कैमूर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, कैमूर में। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी की झील कहां पर में है ये भी आप लोगों को देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स सांभर झील जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, अगर सुखना लेक की बात करें हम लोग तो फ्रेंड्स चंडीगढ़ के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर में, चंडीगढ़ के अंदर में है सुखना लेक। और कामा झील जो है ये तो भारत में है ही नहीं फ्रेंड्स, ये रशिया के अंदर में है कामा झील, कामा लेक। ओके, तो आंसर आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील। कहां पर में लोकेटेड है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो अनुपम झील लोकेटेड है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी याद रखना है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से धमाकेदार हम लोग सेशंस लेते रहे, पूरी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर में बहुत ज्यादा प्रतिसाद दिया, बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोगों का। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोग पसंद कर रहे हो सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, कांवर झील कौन से जिले के अंदर में? बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, कुशेश्वर झील आपको दरभंगा के अंदर में मिलेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर के अंदर में है, नालंदा में। ठीक है, अनुपम झील कैमूर के अंदर में है, ठीक है, बिहार में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मोती झील मोतिहारी के अंदर में है, सरैया मन बेतिया के अंदर में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर। तो प्लीज ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, गोगा बिल या घोगा झील, अगर ऐसा पूछा जाए आप लोगों से तो ये कटिहार के अंदर में है। ओके, तो प्लीज इनको याद रखिए आप लोग। इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। कांवर लेक जो है फ्रेंड्स बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, गोगा बिल या गोगा लेक जो है ये कटिहार में है। कुशेश्वर जो है ये दरभंगा में है। ठीक है, घोड़ा कटोरा लेक राजगीर नालंदा के अंदर में है। कैमूर के अंदर में आपको अनुपम लेक मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग जो है बहुत सारे करते जाएंगे। इसके अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस जो है इमेज के ऊपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी से बना दीजिए, ताकि हम लोग इसके ऊपर में ही एक बैक टू बैक 5 क्वेश्चन हम लोग जो है इसके ऊपर में ले ले। कितने लोग चाहते हैं कि बैक टू बैक 5 क्वेश्चन इस इमेज के ऊपर में, इस अकेली एक इमेज के ऊपर में ले ले? बैक टू बैक 5 क्वेश्चन इसी इमेज के ऊपर में, ताकि सारे याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगर हाँ तो ज्यादा बच्चे अगर यहाँ पर में अगले 1 मिनट के अंदर में हम लोग 1000 का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो जल्दी से टीम डाल दीजिएगा फिर। चलिए नाउ फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बिहार के में महिला साक्षरता दर, देखिए अगर टोटल बिहार की टोटल साक्षरता दर पूछी जाए टोटल बिहार की, तो कितनी है ये आप लोग लिखिए जल्दी से। ठीक है, बिहार की कितनी है टोटल? उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मेल और फिर फीमेल, आप ये दो इसमें कर सकते हो, मेल पुरुषों की और फीमेल महिलाओं की। ठीक है, तो 61.8% ये क्या है फ्रेंड्स आप लोगों का? ये पूरा का पूरा याद रखना है आप लोगों ने। ओवरऑल जो साक्षरता दर है ये है, उसमें से फ्रेंड्स आपको बताना है कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। ठीक है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम के अंदर में। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो 71.2% ये मेल की, पुरुषों की है, और 51.5 ये महिलाओं की है। 51.5 बोलो या 51.50 बोलो, एक ही बात है वो। ठीक है, तो 51.50 ये आपका आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये तीनों के तीनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, अच्छा एक और चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों से, वैसे बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स सबसे आप लोगों को पता ही है कि सबसे जो महिलाओं की साक्षरता दर है, ये पूरे भारत के अंदर में सबसे कम अगर महिलाओं की साक्षरता दर है तो वो बिहार के अंदर में। बिहार में भी अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर कहीं पे है तो वो सहरसा जिले के अंदर में है। ठीक है, 41.68% के साथ में।
तो महिलाओं की साक्षरता दर बिहार के कौन से जिले में सबसे कम है, ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, 41.68% के साथ में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम, ठीक है। चलिए नाउ ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो ये पूरा आप लोगों को मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है भारत का एवरेज क्या है और बिहार का क्या है। तो भारत और बिहार का आप साइड बाय साइड जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 51.5% के साथ में बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है, स्त्री साक्षरता दर। नाउ अब देखिए यहां पर में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, ठीक है, मतलब 1000 से भी ज्यादा लिंग अनुपात है, महिलाएं ज्यादा है पुरुषों से, कल रात में आपको बताया था, ठीक है। आपको मिलेगा गोपालगंज के अंदर में, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 18.83% के साथ में लगभग गोपालगंज के अंदर में। सबसे बड़ा शहर पटना, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना के अंदर में। सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ठीक है, सभी कुछ। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है। कोई है यहां पर में रोहतास से, जल्दी बताइए आप लोग। तो रोहतास जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक साक्षर है, पुरुषों की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा यहीं पे है, महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा यहीं पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर कहां पर में, पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। और महिलाओं की सबसे कम साक्षरता सहरसा के अंदर में है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ये आपको अभी लग रहा होगा कि सर इतना सारा कैसे याद करें, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग समझिए, आप लोगों का 50,000 प्लस की सैलरीज के लिए आप लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर में, आप लोगों की जिंदगी लाइफ टाइम लाइफ चेंजिंग जो है यहाँ पर में ये मूवमेंट्स है आप लोगों के। तो प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं देखिए शादाब सिद्दीकी बोले सर आपने बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत क्वेश्चन ऐड किए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स बीपीएससी एईडीओ के कोर्स में कितने लोग ऐड हो चुके हैं, आप लोगों को बताया 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए ऐड हो रहे हैं, और कंटिन्यूअसली रात भर क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि कोर्स में जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं समर नाज भी बता रही है सर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड्स जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आज के आज जुड़ जाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन, ये बहुत अच्छा मौका है, अधिकारी बनकर जो है आप लोग बड़े स्तर के ऊपर में पूरा का पूरा प्रखंड का नक्शा आप लोग जो है चेंज कर सकते हो, बड़े स्तर के ऊपर में चेंज ला सकते हो। पूरे प्रखंड के जो लाखों अभ्यर्थी है, जो शिक्षक है, उनका भी जीवन चेंज कर सकते हो आप लोग, उनको अच्छी सुविधाएं देकर, और बच्चों को जो है फ्रेंड्स अच्छे ज्यादा बेहतर सुविधाएं देकर अच्छा शिक्षा की तरफ में अग्रसर करके आप लोग समाज के अंदर में चेंज लेकर आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए सीटेट सिलेक्शन पॉइंट भी बता रहे, थैंक यू सर, अब बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है जी। तो यहाँ पर मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े आज ही जुड़ जाएंगे एईडीओ के कोर्स के साथ में। बच्चों का लाइव आप फीडबैक देख सकते हो कि कितना जबरदस्त फीडबैक है उनका, ठीक है। बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जल्दी से ये बताएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तब्बू पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये भी बता रहे कि बहुत अच्छा है। तो ये बच्चों का फीडबैक कल से आ रहा है, जब से उन्होंने लिया है, जब से कोर्स लॉन्च किया है, इतना बढ़िया प्रतिसाद, इतना पसंद आएगा बच्चों को, ये उम्मीद मैंने भी नहीं की थी कि इतना ज्यादा पसंद आएगा। और हमने कंटिन्यूअस क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं उसके अंदर में, 1.5 लाख हमने प्रॉमिस किया था, मैं अब आपको बता रहा हूं फ्रेंड, शायद हम 1.5 लाख से भी कहीं ज्यादा क्वेश्चंस ऐड कर चुके होंगे उसमें। रात भर से हम लोग उसके अंदर में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, और हैंड पिक, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं हैंड पिक जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश है उसके साथ में सीमा साझा करता है बिहार, झारखंड के साथ में करता है पश्चिम। अच्छा कितने कितने जिले हैं, चलो ये भी बता दो कितने जिले हैं, झारखंड के साथ में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिले हैं, उड़ीसा के साथ में तो नहीं करता अपनी सीमा साझा, तो आंसर डी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि कितने कितने जिले हैं इनके साथ में, 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये कमेंट अगर आप ये आंसर कर पाओगे तो इसका 1 नंबर गिनना, ठीक है। चलिए तो पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले साझा करता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में 8-8। नेपाल के साथ में कितने जिले साझा करता है, ये जल्दी बताइए आप लोग, नेपाल के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है, ये आप बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर में 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में, 8 जिले झारखंड के साथ में, और 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ में, और नेपाल के साथ में लगते हैं 7 जिले, ठीक है। मैंने आपको कल ट्रिक भी बताया था कि चंपा जो है, ठीक है, वो सीता के साथ में मधु बना रही थी, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। तो चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, तभी वहां पर में सांप आ गया, सुपौल, ठीक है। उन्होंने अरे रे रे किशन भगवान बचा लो हमको, ये पूरा आपको ट्रिक याद हो गई थी, पूरा सीक्वेंस से याद हो गया आप लोगों को, कल रात में हम लोगों ने क्लास में किया था। तो प्लीज एक बार जितने बच्चों को याद हो गया वो लिख भी देंगे कमेंट के अंदर में। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नाउ
आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये मैप भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा इंग्लिश में भी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोगों को जिसमें भी पढ़ने में ज्यादा आसानी हो उसमें आप लोग पढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सी झील दरभंगा जिले में स्थित है? अच्छा, एक और चीज, आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए 1.5 लाख बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ी चीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, सारे के सारे, ताकि आपको अगर मान लो कोई शब्द इधर से नहीं समझ रहा तो उधर से पढ़ लो, उधर से नहीं समझ रहा तो इधर से भी पढ़ लो। तो आपके लिए इतनी मेहनत करके पूरा बाइलिंगुअल किया गया है, उसके लिए आपके लिए पूरा का पूरा। इसका श्रेय मैं टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम को भी देना चाहूंगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील दरभंगा जिले में स्थित है? कुशेश्वर लेक, सिमरी लेक, ठीक है, जगतपुर लेक, कांवर लेक, बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कुशेश्वर झील जो है, ये आप लोग देख सकते हो दरभंगा जिले के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। सिमरी झील सहरसा के अंदर में है, सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर के अंदर में, ठीक है, जगतपुर भागलपुर, ठीक है, ये याद रखना है, सिमरी सहरसा, ओके। अनुपम झील कैमूर के अंदर में है, कुशेश्वर झील दरभंगा के अंदर में, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है, कुशेश्वर झील दरभंगा में। अच्छा, ये कांवर लेक कहां पर में, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बेगूसराय के अंदर में है, पहली वेटलैंड साइट, ठीक है। स्पीड में चलो, सारे के सारे लगाओ। कुशेश्वर झील कौन से जिले के अंदर में, लिखते जाओ। सिमरी लेक कौन से जिले के अंदर में, लिखते जाओ। जगतपुर लेक, ठीक है, जल्दी से लिख देंगे। कांवर लेक लिख देंगे आप लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स, पूरी की पूरी लिस्ट। आप लोग अच्छे से बस आंसर करते रहिए यहाँ पर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, घोड़ा कटोरा झील, ठीक है, कहां पर में घोड़ा कटोरा, बताइए जल्दी से, घोड़ा कटोरा झील कहां पर में लोकेटेड है? घोड़ा कटोरा झील जो है फ्रेंड्स, मोतिहारी, राजगीर, बेगूसराय, कटिहार। तो घोड़ा कटोरा, ठीक है, राजगीर के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, ठीक है, वो घोड़े पे बैठकर कटोरा लेकर भी जो है वो भिक्षा मांगने के लिए निकला है राजगीर में, ठीक है। एक राजा है, वो घोड़े पे बैठा है और घोड़े पे बैठ के कटोरा लेकर भीख मांग रहा है लोगों से, मतलब राजा है ना, पैदल क्यों जाएगा वो, तो राजगीर, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो घोड़ा कटोरा झील, ठीक है, घोड़े पे बैठ के कटोरा लेकर भीख मांग रहा है एक राजा, तो राजगीर। ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं अपन लोग, ओके। आई होप अब आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा, लिख दो सभी लोग, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा जिले के अंदर में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें जो है उनका आपको ये जोड़ियां लगानी है। अगर ये पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो, और इतने स्पीड में जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कितनी मजा आ रही है ये सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अनुपम झील जो है ये कैमूर में है, ठीक है। सिमरी लेक सहरसा के अंदर में है, ठीक है। जगतपुर भागलपुर के अंदर में है, ठीक है। तो आपका ABC, तो ये तो एकदम सही से लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर करके सच्ची सच्ची बताओ यहाँ पर में, कितने लोगों का सही हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखो, आप लोगों को तीनों के तीनों याद हो गए यहाँ, ओके। चलिए, ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता ही है कि AEDO की जो वैकेंसी है ये आ चुकी है आप लोगों की। इनका जो AEDO जो होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है जो प्रखंड आपको दिया जाता है उसके एक अधिकारी के तौर पर स्कूल्स का इंस्पेक्शन करना, ठीक है। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको कंडक्ट कराना, ताकि टीचर्स को सही ट्रेनिंग दी जा सके। जो सरकारी स्कीम्स लागू हुई है वो बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उसको देखना, उनको लागू करवाना, ठीक है। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। यहां पर मैं आप जो है फ्रेंड्स अपना काम अच्छे से करके लाखों बच्चों की जिंदगी में चेंज ला सकते हो, और वो लाखों बच्चे बड़े होकर करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंज लेकर आएंगे। इससे समाज पर असर पड़ेगा। तो आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली इसके लिए प्रयास कर रहा है। कल रात भर हम लोगों ने मेहनत करके क्वेश्चंस डाले, आप लोग देख भी रहे हो, बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो केवल 899 रुपीज के अंदर में जुड़ सकते हैं, केवल और केवल। आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही फ्रेंड्स, जो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, एनपीएस कटने से पहले की 51,000 से भी ज्यादा है। अगर आपको पटना में पोस्टिंग मिलती है, पटना उसके आसपास में, तो आपकी ये 54,000 से भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, ये सैलरी। तो हमने इसको मिनिमम से मिनिमम भी पकड़ा है, और AEDO 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग केवल 899 के अंदर में ले सकते हैं।
जल्दी से जुड़ जाइए, कहीं ऑफर आपके हाथ से निकल ना जाए और बाकी बच्चे पढ़ना पहले से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ सकते हो, 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं फुल कोर्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें पूर्वी चंपारण मोतीहारी में पाई जाती है, ठीक है, बताइए यहां पर में पूर्वी चंपारण के अंदर में कौन सी झीलें इसमें इनमें से पूर्वी चंपारण के अंदर में, ठीक है। देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो मोती झील ऑब्वियस ही बात है मोतीहारी के अंदर में है मोती झील, ठीक है। सरैया जो सरैया मान झील जो है फ्रेंड्स, सरैया मान लेक बेतिया के अंदर में है, ठीक है। ये आप लोगों को बेतिया में मिल जाएंगी, पश्चिमी चंपारण के अंदर में ये लोकेटेड है, ठीक है। वेस्टर्न चंपारण में है ये, पश्चिमी चंपारण बेतिया के अंदर में सरैया मान, ओके। ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में वेस्टर्न, ठीक है, चंपारण के अंदर में वेस्टर्न चंपारण। और पिपारा मान जो लेक है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये मोतीहारी के अंदर में लोकेटेड है, पूर्वी चंपारण के अंदर में मोतीहारी में, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने यहां पर में, ठीक है। सरैया मान कहां पर में, ये वेस्टर्न चंपारण में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है पूर्वी चंपारण के अंदर में कौन सी है, पूर्वी चंपारण के अंदर में, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण में मोती झील है, ठीक है, और पिपरामन झील है, पिपरामन झील, ठीक है। तो ये दोनों झील आप लोगों को मिल जाएंगी मोतीहारी में, ये वाली जो है पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, बेतिया में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन, इसको मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बच्चों को जो है ना, थोड़ा सा बच्चों की टेस्ट ली जा सकती है। एक काम करिए टीम, इस क्वेश्चन के अंदर में ना एक ट्रिक करिए, यहां पर मैं नहीं डाल के एक बार क्वेश्चन अचानक से पूछिए बच्चों से, थोड़ी देर के अंदर में अचानक से नहीं डाल के, फिर देखते बच्चे क्या आंसर लगाते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ में रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स आप लोग। मोती झील, ठीक है, मोती झील मोतीहारी पूर्वी चंपारण के अंदर में है, ठीक है। ये पिपरा मन झील आप लोग देख रहे हो, ये भी मोतीहारी पूर्वी चंपारण के अंदर में है। लेकिन सरैया मन पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण के अंदर में, सरैया मन, ठीक है, सरैया मन, ओके। तो मोती झील तो मोतीहारी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी आप लोगों को। पिपरा मन, ठीक है, पिपरा, ठीक है, पिपरा मन मोतिहारी में, और सरैया मन पश्चिमी चंपारण के अंदर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाते हैं यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। केवल 4 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से। चलिए 1500 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय के अंदर में है, बोल रहा है ये, क्या ये बात सही है, हाँ या ना, जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है। गोगाबिल लेक कटिहार के अंदर में है, ठीक है, कटिहार, क्या ये बात सही है, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। अनुपम लेक कैमूर के अंदर में है। तो ये देखिए कांवर लेक बेगूसराय, गोगाबिल कटिहार में, और अनुपम झील कैमूर में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गोगाबिल या जिसको घोगा झील भी बोला जाता है, कटिहार के अंदर में है, ठीक है। कांवर झील बेगूसराय के अंदर में है, ठीक है। और घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। और कौन सा वाला पूछा था आप लोगों से यहाँ पर में उसने, ठीक है, अनुपम झील पूछा था ना आप लोगों से, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अनुपम झील कैमूर के अंदर में है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन आप लोगों का। 8 लाइक दूर है हम लोग 1600 के टारगेट से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, ओके। तो जगतपुर झील भागलपुर के अंदर में है, ये भी याद रखना है। मोती झील मोतीहारी में, सरैया मन, ठीक है, ओके, बेतिया के अंदर में, ठीक है। वो गाना आया था ना, तो सैयारा तू तो बदला नहीं है, ठीक है, मौसम जरा सा बदला हुआ है, ठीक है। तो सैयारा या सरैया से याद रख लेना, ठीक है, वो अपने मन की बात बता रहा है, ठीक है। सैयारा जो है अपने मन की बात बता रहा है, बता रहा है तो बेतिया, ऐसा याद रख लेना आप लोग, बता रहा है वो बेतिया है, बता रहा है, ओके। तो सरैया मन बेतिया में है, बेतिया पश्चिमी चंपारण का ऑब्वियसली बात है हिस्सा है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। नाउ बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपको पता है 38 जिले हैं, उनमें से, ठीक है, 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसे हुए हैं,
ठीक है, गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसे हुए 12 जिले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65वीं बीपीएससी में आया है, कभी भी रिपीट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इनको याद रखिएगा आप सभी के सभी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको कौन कौन से जिले हैं अगर यहाँ पर में या कौन कौन से शहर है ये भी जानना है, तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा फ्रेंड्स, लिस्ट आप लोगों को। ठीक है ना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों की साथ सीमा से सटा हुआ है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से सटा हुआ है? 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बिहार जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स, केवल 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है अपनी। यूपी के साथ में करता है, झारखंड के साथ में करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ में करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में। उड़ीसा के साथ में तो करता ही नहीं, तो उड़ीसा के साथ में जिला लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिलों की सीमा साझा होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है 8 जिलों की। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों के साथ में सीमा से सटा हुआ है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यूपी। वही झारखंड के भी 8 जिले जो है, झारखंड जो है बिहार के 8 जिलों के साथ में सटा हुआ है, झारखंड भी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, एकदम स्पीड में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, पिन टू द पॉइंट, और एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज ये भी डाल देना एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। यहां पर में देखिए एईबीओ की तैयारी अब बहुत आसान लग रहा है सर, सारे प्रश्न एक ही जगह मिल गए। संतोष कुमार जी का कमेंट आया है। ठीक है, चलिए और भी एक कमेंट संतोष कुमार जी का, चलिए थैंक यू वेरी मच संतोष जी। पटना मॉन्यूमेंट्स का भी आया है। एईडीओ के क्वेश्चंस के लिए शुक्रिया सर। बिल्कुल आप लोगों को फ्रेंड्स लाखों क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, नीचे में नंबर चल रहा है, आप लोगों को उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक भी दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके हाथ में। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर जो है वो रोहतास होना चाहिए। देखिए रोहतास जो है इधर में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और रोहतास जो है वो झारखंड के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बिहार की नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है, तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये तो बिहार में आती है। ठीक है, आपको पता है ये 12 जिले हैं बिहार के जो गंगा नदी के तट पर है। गंडक नदी जो है ये भी बिहार में आती है। ठीक है, गंडक। कोसी नदी ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो बिहार का शोक कही जाती है, कोसी नदी बाढ़ लेकर आती है इतनी सारी। ठीक है, महानंदा नदी ये भी है, बाद में पश्चिम बंगाल में चली जाती है बिहार से लगते हुए। ठीक है, तो ये है। यमुना नदी बिहार में आती ही नहीं है, यमुना नदी है ना, उत्तराखंड से होते हुए फिर बाद में जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर में जाकर गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर में। तो बिहार के नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है यमुना नदी। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो गंडक नदी है। ठीक है, आपकी महानंदा नदी है, गंगा नदी। ठीक है, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सारी नदियां भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा एक लेक्चर के अंदर में। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आप लोगों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो ठीक है, तो ये गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चाइना से। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। सारी चीजें आप लोगों को मैं एक बार करवा दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार एंड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर लोकेटेड? बिहार में कितने सब डिविजन्स है? ठीक है, कितने अनुमंडल है? जल्दी बताइए आप लोग। और कितने जिलों में फैले हुए हैं ये? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैं बताऊं कि बिहार के अंदर में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। तो ये यहाँ 35 जिलों वाला ये क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मैं बोला है कि कितने सब डिविजन्स है, कितने अनुमंडल है, सब डिविजन्स। ठीक है, तो 101 अनुमंडल है फ्रेंड्स,
101 अनुमंडल, और ये 101 अनुमंडलों को और छोटे छोटे जो है ब्लॉक्स में बांटा गया है। 534 ब्लॉक्स है, 534 ब्लॉक्स, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ओके, 534 ब्लॉक्स के अंदर में, ठीक है, प्रखंड के अंदर में बांटा गया, प्रखंड, ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर में अनुमंडल को और छोटे छोटे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। ये बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। एक तो करंट मारे है, पता नहीं स्मार्ट बोर्ड हाथ लगाने पर। डिवीजन 9, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 38 और सब डिवीजन जो है फ्रेंड्स 101 है। ओके, सीडी ब्लॉक्स या फिर यहाँ पर मैं आप लोगों का ब्लॉक्स कितने हैं, प्रखंड कितने हैं, 534 है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, विच स्टेट शेयर द बाउंड्री विथ रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, बताइए रोहतास डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन शेयर करता है अपनी बॉर्डर। 2000 लाइक से 29 लाइक्स दूर है हम लोग। टीचिंग परीक्षा मेरी जान, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, जो मिट्टू सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो प्यार आपने AEDO के जो कोर्स है उसको दिया है, मतलब और आपको जो पसंद आया है, ठीक है, उससे लग रहा है कि जो मेहनत, इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम, और ज्यादा मेहनत की जाए, ठीक है, और ज्यादा आप लोगों के लिए काम किया जाए, वो मजा आ रहा है उसमें करने में, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका, आपका अधिकारी बनकर आप लोग जो है फ्रेंड्स, यहाँ जो डिविजन्स है, ब्लॉक्स है, ठीक है, पंचायत है, वहां पर में आप चेंजेस लेकर आ सकते हो एज एन एजुकेशन ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पर में बोला गया है कि रोहतास कौन से जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो रोहतास जो है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के साथ में और झारखंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। रोहतास पश्चिम बंगाल की तरफ में कहां से जाएगा भाई, ये रोहतास इधर में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल उधर में है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उड़ीसा के साथ में तो करते ही नहीं है कोई भी, तो उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता था, तो आंसर केवल ए हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आप लोगों से करवाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एचडी मैप आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। जो आपका इन्फोग्राफिक्स वाला सेक्शन है, आप जाइएगा कोर्स में अपने इन्फोग्राफिक्स वाले सेक्शन में, ये आपको पूरा मैप मिल जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है, लोकसभा में। अब यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे भी बिहार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिहार कहीं पे भी नहीं दिया है, ये याद रखना है आपने। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग इसको। लोकसभा के अंदर में, लोकसभा में, ठीक है, जो चुनाव होते हैं वो 543 सीटों के ऊपर में चुनाव होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 543। इसमें से एक चीज याद रखना है, एससी के लिए ओवरऑल, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फ्रेंड्स 84 सीट्स, 84 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी है, 47 है। तो अब आपको क्या करना था, यहाँ टोटल करना था, क्योंकि यहाँ पर मैं कुल सीटें पूछ रहा है, यहाँ पर मैं दोनों, ऐसा नहीं बोला कि एक की बताओ करके, और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो इसी तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैं प्लस करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 कहीं पे भी लास्ट में है नहीं, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो गया आप लोगों का। लेकिन फिर भी हम लोग आगे में कर लेते हैं, ठीक है, इसको। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 12 और 1 13, तो 131 सीटें। तो 131 कहीं पे भी दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, खत्म। एकदम स्पीड में करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों ने। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स, तीनों नंबर्स लिख देंगे आप लोग, तीनों, ठीक है। एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, और ठीक है टोटल कितना है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से फ्रेंड्स, सभी लोगों से, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर में, फेसबुक में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, जहां भी बैठे हो आप लोग, अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हो उन सबके साथ में जल्दी से एक बार दबा के शेयर मार दीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए ताकि हम लोग स्पीड में आगे बढ़े, एकदम स्पीड में। पुरुष साक्षरता दर कितनी है ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है। मैं एक अभी टीम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर में है, ठीक है, महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर, सबसे अधिक साक्षरता दर, ये भी हम लोगों ने देखा है। अगर वो क्वेश्चंस भी हम लोग डाल दे तो यहाँ पर में बच्चों की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है फ्रेंड्स, लिख देंगे यहाँ पर में आप लोग 71.2%। अब आप लोगों को क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। महिलाओं की है 51.50, ठीक है, और पुरुषों की है 71.2, ठीक है। और ओवरऑल जो है बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अब आप लोग बताइए, ठीक है, अगर आप महिला हो तो आप क्या लिखोगे, 51.50, ठीक है, लिखना है सभी ने, ठीक है, अगर आप महिला हो तो। और अगर आप पुरुष हो तो 71.2 लिखो, ताकि आपको याद, एटलीस्ट एक एक याद होता रहे आप लोगों को। अगर आप
दोनों में से भी कहीं पे नहीं आ रहे तो आप मतलब ओवरऑल भी लिख सकते हो आप लोग 61.8, या आते आ भी रहे हो तो लिख देना फिर से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे ओवरऑल में तो आते ही है आप, चाहे महिला हो पुरुष हो या ना भी हो, दोनों में से भी कोई एक तो भी आते ही होंगे, इसमें तो आते ही होंगे 61.8% में। ओके चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ बिहार का लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं, तो 918 है ओवरऑल, ठीक है। जो शिशु लिंग अनुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन पे हर 1000 बच्चों के ऊपर में केवल 935 बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, ठीक है। ये नंबर भी पूछा जाता है आप लोगों से। नाउ अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिवाइज आपको करवाना चाहूंगा। मुझे बताइए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर में है, कौन से जिले में, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहां पर में है, और सबसे अधिक स्त्री साक्षरता, महिला साक्षरता कहां पर में है। ये तीनों के तीनों का एक ही आंसर है, ठीक है। 3 क्वेश्चन 1 आंसर, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। रोहतास, तीनों का एक ही आंसर। हेड्स ऑफ टू टीचिंग परीक्षा। थैंक यू वेरी मच राजा मासूम जी, ठीक है, मेहनत करते स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों को याद रखना है कि रोहतास जो है यहां पर में सबसे अधिक साक्षरता, ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक महिला साक्षरता ये आप लोगों को मिलेंगी। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा के अंदर में है, ठीक है, सहरसा में, ओके। और पूर्णिया के अंदर में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, ओके। तो ये भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना आप लोगों की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। जो बिहार के अंदर में गंगा की सहायक नदी है ये बताना आपने, बिहार के अंदर में आकर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है, और बिहार में आकर मिलनी चाहिए, हाँ, ठीक है। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार के अंदर में गंगा नदी में आकर मिलती है। गंडक नदी ये भी बिहार में आकर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। सोन नदी ये भी जो है फ्रेंड्स गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑल ऑफ दी अबव यहां पर में आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से बोलूं इनमें से ऑड वन आउट निकालो तो आप क्या निकाल सकते हो, भिन्न को पहचानिए, भिन्न को पहचानिए। ये आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोगों को एक प्रीमियम लेवल का स्टूडेंट बनाना चाहता हूं, आप लोगों का दिमाग हर एक एंगल से सोच पाए। आपने देखा यहां पर में इनमें से एक भिन्न निकाला जा सकता है इन तीनों में से, ठीक है। यहां तो आंसर आप लोगों को ऑल ऑफ दी अबव हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये भिन्न से बात करूं तो देखो गंगा नदी इधर में जा रही है, ठीक है। जिधर साइड गंगा का फ्लो होता है आप अपने आप को उधर साइड नदी का फ्लो होता है उधर साइड अपने आप को जाते हुए इमेजिन करिए कि आप उधर ही जा रहे हो, ठीक है। ये फ्लो है, इधर मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये गंगा नदी फ्लो कर रही है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कोसी नदी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड से आके मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, बाएं हाथ से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वही अगर गंडक की बात करेंगे ये भी बाएं हाथ से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन सोन नदी की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये याद रखना आप लोगों ने, सोन नदी दाएं हाथ से राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड से है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ऐसे भी इतना इतना जो है फ्रेंड्स आप लोगों का माइंड, ठीक है, इतना माइंड इतना शार्प चलना चाहिए कि आप उस लेवल पे जाके भी सोच सके, और आप लोगों को बिल्कुल मैं वैसा बना दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एंड एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। गंगा नदी के किनारे पे बिहार के कितने जिले लोकेटेड है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जल्दी से देखते हैं इसका पोल जो है यहां पर में दे दिया जाए, देखते कितने लोग यहां पर में आंसर कर पाते। कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। फास्ट एकदम। तो 12 जिले जो है फ्रेंड्स लोकेटेड है गंगा नदी के किनारे में, 38 में से 12 जिले बिहार के। बहुत बढ़िया, देखिए यहां पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कांवर लेक, ठीक है, कैमूर के अंदर में, कांवर झील कैमूर के अंदर में है क्या, नहीं है, ठीक है। गोगाबिल लेक कटिहार के अंदर में, ठीक है। अनुपम लेक बेगूसराय के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा यहां पर में, देखिए यहां पर में क्या पूछा क्या है आप लोगों से ये समझिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वाला सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है आप लोगों से, ठीक है, सही नहीं है। तो आप लोग देखिए यहां पर में गोगाबिल झील जो है ये कटिहार के अंदर में, ये तो बिल्कुल सही वाला है आपका, ठीक है, यहां पर में ये सही है। लेकिन आपका कांवर झील कहां पर में लोकेटेड है फ्रेंड्स, बेगूसराय के अंदर में है, ओके। और आप लोगों का दूसरा क्या पूछा था, अनुपम लेक पूछा था, तो वो आप लोगों का कैमूर के अंदर में लोकेटेड है। तो ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा दिया है, उल्टा
है ना। कांवर झील बेगूसराय के अंदर में है और अनुपम लेक कैमूर के अंदर में। तो ये दोनों गलत है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा है आपसे, ठीक है, गलत वाला पूछा है ना, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर। ऐसे करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व, सोचना होता है कि क्या पूछा गया है आपसे, नॉट पूछा है या क्या पूछा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर आप लोग मार्क करिए फ्रेंड्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बताना है आप लोगों ने इनमें से कौन सा वाला जो है करेक्टली मैच्ड है। थैंक यू सर इतना मेहनत करने के लिए, एक दो दिन में मैं कोर्स ले लूंगी किसी भी तरह से। चलिए थैंक यू किड्स, नीड, और अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। और जो भी एक दो दिन भी है उसमें पढ़ते रहना, जैसे भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस पढ़ते रहो अच्छे से, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ना है, ठीक है। एईडीओ का बैच कैसे बाय करें सर, देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, नंबर भी दिखा दीजिए एक बार प्लीज, या फिर नीचे में लिंक्स दी गई है, उस लिंक, उन लिंक्स पे क्लिक करोगे ना तो भी आप कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी सबसे आसान तरीका है, जो लिंक दी गई है नीचे में, ठीक है, आपको लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको पिन कमेंट के अंदर में भी मिल जाएंगी बाद में, ठीक है, उसके ऊपर में भी क्लिक करोगे, एकदम सिंपल सा तरीका है, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे उससे। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये आपका 1952 नहीं है, ये 1972 होना चाहिए था यहाँ पर में, ठीक है, तो ये गलत है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल्दी से आप लोग भरिए इस बक्से को, क्या होना चाहिए, ठीक है। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल सही है, ठीक है, 73 में, 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ ओरिजिनली, ठीक है। तो यहां पर में आपका क्या होगा, 1972, हर कोई बच्चा लिख दीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश में एक कुछ बस आपसे 1 मिनट लूंगा, लेकिन क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले अभी के अभी याद करा दूं, अगर आप यहां पर मैं कमेंट के अंदर में लिखकर प्रैक्टिस करना चाहोगे तो, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कराता हूं। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो पूछते ही पूछते आप लोगों से, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी, मैं ना 2 चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, प्लीज उसको देख लीजिएगा आप लोग। वाटर, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने 1974 के अंदर में, वाटर एक्ट, ठीक है। एयर एक्ट, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, एयर वायु अधिनियम, ठीक है, 1981 के अंदर में। प्लीज ये दोनों याद रख लीजिए आप लोग। वाटर एक्ट अगर कब आया ये पूछ लिया जाए, वो ऑब्वियस ही बात है, वो बीच वाला कॉमन है, तो वो आपको याद हो जाएगा 1971 के अंदर, 1974 के अंदर में, ठीक है। और अगर एयर एक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए, एयर एक्ट, ठीक है, तो 1981 के अंदर में। तो ये दोनों के दोनों आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, आप लोगों का आराम से, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अब एक और चीज आपको बताता हूं मैं, कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में लिखते जाओ आप लोग, ये दोनों के दोनों लिखो आप लोग, और कमेंट में लिखना है, सभी बच्चों ने लिखना है, हर एक बच्चे ने जो पेपर क्लियर करना चाहता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, ये आप लोगों को 2002 में आया था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखिए आप लोग कब आया था, ये सभी लोग लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ना, उसके बाद में इसको लाया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है, इसको प्लीज अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये जल्दी जल्दी से लिखो, बोला जल्दी से आप लोग 1 मिनट के अंदर में, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर में लिखेंगे जल्दी से। और केवल 16 लाइक्स हम लोग दूर है 2500 के टारगेट से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा सभी लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स आपने लिख दिया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये दोनों के दोनों याद रख लेना आप लोगों ने, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? अंतिम जनगणना मतलब अभी फिलहाल में अब तक जो जनगणना हुई है उसके आधार पर आपको बताना है कि अब तक जो जनगणना हुई है उसमें कितने, कब हुई थी जनगणना। तो भारत के अंदर में जो जनगणना हुई थी फ्रेंड्स, वो 2011 के अंदर में हुई थी, अभी लास्ट वाली। उसके बाद में कहाँ हुई जनगणना अभी, ठीक है ना। अभी जो जनगणना है वो पेंडिंग है, अभी होनी बची है जनगणना, तो अब देखते कब तक होती है जनगणना ये हमारी नेक्स्ट वाली, ठीक है। उसकी प्रोसेस तो स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कब उसको कंप्लीट किया जाएगा उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है,
ठीक है, डेटा होना बहुत जरूरी है, अगर डेटा नहीं होगा हमारे पास में, जानकारी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है हर 10 वर्ष के अंदर में जो है जनगणना हमारे भारत के अंदर में होती थी, ठीक है। लेकिन अभी 2011 से जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना को ही हम लोग लेते हैं। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन जो पहली कंप्लीट सेंसस, कंप्लीट, ये फर्स्ट सेंसस है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर बोला जाए, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ठीक है, तो वो हुई थी 1881 के अंदर में, वो थी लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली सेंसस हमेशा आपको 1872 ही मानना है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, वो कंप्लीट नहीं थी, पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, लेकिन हुई तो पहली यही थी, ठीक है। और कंप्लीट सेंसस पहली वाली 1881 के अंदर में, ये भी आप लोगों को याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। ओके, नाउ भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में है, मैंने आप लोगों से कहा है कि जो आपको बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सबूत आपके सामने, जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली सेंसस जो है फ्रेंड्स आपने 1872 वाली को मानना है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी ये, लॉर्ड मेयो भारत के वाइसराय थे, ठीक है। वही अगर आपसे बात की जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, तो वो हुई थी आप लोगों की 1881 के अंदर में, लॉर्ड रिपन के समय में, कंप्लीट सेंसस अगर बोला जाए तो। ओके, तो आंसर 1872 हो जाएगा, ये आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन देख सकते हो। तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी, उस समय में भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। ना निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टीआरई में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। टीआरई के अंदर में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो यहां पर मैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा नदी में मिलती है, फतुहा में, ठीक है। तो सोन नदी, यहां पर मैं ये सोन होना चाहिए था यहाँ ऐसा इस तरीके से, ठीक है, हिंदी में सोन, पुनपुन, सकरी, बालन, कौन सी नदी की बात हो रही है यहां पर में, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास में गंगा नदी के अंदर में आकर मिल जाती है, पुनपुन नदी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, और यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड टीआरई के अंदर में भी रिपीट हुआ, बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी, ठीक है। तो यहां आप लोग याद रखेंगे जो है फतुहा के पास में पुनपुन नदी जो है गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। ओके, ना अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन मैं आपको एक डेटा भी प्रोवाइड करता हूं, उसके अंदर में भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स शेड्यूल्ड कास्ट की, ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर में लोकेटेड है, ठीक है, कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। अब यहां पर में मैक्सिमम परसेंटेज बोला है, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर भी बोला होता तो भी वही शहर है, और परसेंटेज के हिसाब से भी वहीं पे है, अनुसूचित जाति, ठीक है, एज पर परसेंटेज, और अनुसूचित जाति एज पर नंबर, दोनों के दोनों जो है सबसे ज्यादा, ठीक है, गया में ही मौजूद है, ठीक है। तो गया, अब गया जी के नाम से जाना जाता है, तो गया या गया जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि शेड्यूल्ड कास्ट, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन यहीं पे मिलेंगी आप लोगों को एज पर परसेंटेज। अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम अगर आपसे बोला जाए, सबसे कम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो है परसेंटेज के अनुसार सबसे कम कहां पर में है, तो किशनगंज में है, परसेंटेज के हिसाब से ये 6.69 है, 6.69%, और गया के अंदर में सबसे ज्यादा है 30.39%, मतलब कि गया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 30.39% जो है फ्रेंड्स ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ये सेंसस का डेटा है। ओके, और अगर आपको ऐसे नंबर, वैसे नंबर तो आप लोगों से पूछेगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा नंबर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा नंबर जनसंख्या के हिसाब से भी, ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की, ठीक है, वो कहां पर में है, गया के अंदर में, और सबसे कम जनसंख्या नंबर के हिसाब से शिवहर में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो है वो किशनगंज में है, परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी किशनगंज में, और नंबर के हिसाब से, ठीक है, संख्या के हिसाब से शिवहर के अंदर में सबसे कम है, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा वाला आप लोगों ने याद रखना है, मेनली दोनों ही गया आता है आप लोगों का, परसेंटेज के हिसाब से भी और नंबर के हिसाब से भी। ओके, ये सारे के सारा जो है फ्रेंड्स आपका सेंसस का डेटा है जो एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से,
तो हर एक तरह से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एईडीओ की जो आप की परीक्षा आने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए एक बड़ा मौका है आप लोगों के पास में। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ के आप लोग अधिकारी बन सकते हो। ठीक है, लाखों लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। ठीक है, जहां पर में आपका काम है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। एक पूरा प्रखंड के आप समझ लीजिए कि एक राजा की तरह हो वहां पर में, कि आपको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। ठीक है, आपको जो भी डिपार्टमेंट, जो एरिया दिया गया वहां की सारी स्कूल्स आपके अंडर में, आप कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हो, कहीं भी जाके वहां पर में शिक्षा व्यवस्था की सुधार की तरफ में ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो एईडीओ 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं फ्रेंड्स आपके पेड कोर्स के अंदर में। ठीक है, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी केवल 899 रुपीज के अंदर में, केवल और केवल। और आपकी जो सैलरी है, ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी है एनपीएस कटने से पहले 51,000 से भी ज्यादा है। और पटना वगैरह के आसपास में अगर पोस्टिंग मिलती है तो वो 54,000 से भी ज्यादा हो जाएंगी पहली सैलरी आपकी। ओके, और एक ही, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों के कोई भी सवाल हो, ठीक है, कि इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हो या कोई आपके मन में जिज्ञासा हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख भी देना। मैं आज एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें कॉमन जो मिथ्स है, कॉमन डाउट्स जो है बच्चों के, वो सारे के सारे क्लियर करूंगा मैं। जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या जैसे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक ही आपकी सिर्फ प्रीलिम्स होने वाली है, उसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। केवल आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब आपकी पक्की। आप अधिकारी बन रहे हो वो भी बिना इंटरव्यू के। ये अच्छा मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते ऐसे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स। आप लोग देखिए, एज एन ऑफिसर आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ओके, एज एन ऑफिसर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कौन कौन से कानून आए हैं। जी हाँ, ये अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो जो 14-15% जो जनरल कैटेगरी है, उस जो 14-15% बचा है जनरल कैटेगरी के अंदर में, उसमें आपको कम्पीट करना है। तो वो भी एक है आपके पास में। ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर में फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो जाएंगे उसके। सिलेबस क्या है ये भी मैं आज चलिए आपको बता दूंगा पूरा का पूरा। आपके जो जो भी डाउट है वो सारे के सारे मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे सिलेबस भी डाल दिया गया आपका। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, देखिए वुड्स डिस्पैच जो है फ्रेंड्स, ये आया था 1854 के अंदर में। ठीक है, हंटर कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये 1882 के अंदर में बना था, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, प्राथमिक शिक्षा को लेकर। रेले आयोग जो है 1902 में बना था। ठीक है, रेले आयोग 1902 में, ये यूनिवर्सिटीज के लिए था। यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905, इसके जरिए। ठीक है, लेकिन सैडलर कमीशन, देखिए बहुत ही सैड बात है। क्या सैड बात है इसमें, कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसमें धांधली हो रही थी, अच्छे से जो है कामकाज नहीं चल रहा था, प्रशासन वहां का ठीक से काम नहीं कर रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी, उसकी जांच करने के लिए ये कमीशन बिठाया गया था, सैडलर कमीशन, और ये बिठाया गया था 1917 में। ठीक है, 1917 में, ना कि 1920 में। तो आंसर आपका इनकरेक्ट पूछा है तो डी आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्लीज याद रख लीजिए, एक एक नंबर के लिए अपने आप में ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, एक एक नंबर के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो ये प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ये वुड्स डिस्पैच के आधार पर ही। ठीक है, उसके बाद में रेले कमीशन, ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर में फोकस था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 इसी के ऊपर में लाया गया था। ठीक है, अच्छा, ये हंटर कमीशन जब बनाया तो उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, लॉर्ड रिपन के समय में था। चार्ल्स वुड्स जब आया था उस समय में डल हाउसी थे, डल हाउसी। ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। रेले कमीशन जब बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय। और सैडलर कमीशन के समय में जो है फ्रेंड्स, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 3,000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी और भी चीजें जो है उसको करते रहे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को बता दिया एडीओ के अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है। बिहार पुलिस एसआई के अंदर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल है दुर्गावती वाटरफॉल, कहां पर में लोकेटेड है, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, काकोलत जलप्रपात कहां पर में है। ठीक है, धुआ कुंड कहां पर में है। ठीक है, तेलहर कुंड कहां पर में, ये भी आप लोग बताते जाइएगा। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है फ्रेंड, डायरेक्टली याद रखना आप लोगों ने, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का। और ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को फ्रेंड्स, रोहतास के अंदर में। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रोहतास के अंदर में लोकेटेड है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। ओके,
बी इज द करेक्ट आंसर। तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, काकोलट जलप्रपात नवादा के अंदर में है। प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग, बहुत ही फेमस है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। काकोलत जलप्रपात नवादा के अंदर में है, कर्मनाशा बक्सर के अंदर में है, ठीक है। और तुतला भवानी जलप्रपात, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये भी रोहतास में है, सासाराम के अंदर में, ठीक है, तुतला भवानी। और तेलहर कुंड जलप्रपात, ये भी पूछा जाता है, कैमूर में है, ठीक है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर के अंदर में। ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग स्पीड में कमेंट में करेंगे, सभी के सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में आंसर करिए इसका। कमेंट के अंदर में हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है, बताइए। तो काकोलट जलप्रपात कहां पर में लोकेटेड है, ये बताएंगे आप सभी के सभी लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नवादा के अंदर में। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों का 64वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, ठीक है, 64वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको इंप्रूव करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये काम आएगा प्रेमलता मिश्रा जी, आपको ये भी सारे क्वेश्चंस काम ही आएंगे उसमें आपके। बताइए, 20 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 से, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। देखिए, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, कम से कम वाली इसके अंदर में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप लोग एक चीज, ठीक है। निम्नतम मतलब सबसे कम, नीचे से, ठीक है, नीचे से कितना स्थान है, तो नीचे से जो है फ्रेंड्स पहला स्थान है, नीचे से पहला स्थान, ठीक है। यहां पर मैं नीचे से निम्नतम साक्षरता दर के मामले में सबसे कम साक्षरता दर के मामले में कितना स्थान है, फर्स्ट है। अब यहां पर में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे अभी आप लोग कई सारे लोग आप ही में से जो है फ्रेंड्स एईडीओ बनोगे आप लोग, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनोगे आप लोगों की जिम्मेदारी रहेंगी कि इसको, ये पहला, ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है ये कि नीचे से सबसे पहला है बिहार, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको जो है उठाएंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग जो है सही से काम करके, ठीक है। ये जो लास्ट में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो तमगा लगा हुआ है बिहार के अंदर में, उसको आप लोगों को हटाना है, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, निम्न में से सबसे पहला स्थान है नीचे से, और ये 64वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने मन से नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ओके, एग्जाम का क्वेश्चन एक, ओके। मैं वो जैसे ही विश्व प्रताप जी एक दिन में होगा या 2 दिन में, वो जैसी उसकी जानकारी आएंगी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक दिन में तो नहीं होगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जैसे भी होता है वो आपको बता दूंगा मैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर में फ्रेंड्स 1000 पुरुष अगर है तो उनके मुकाबले में कितनी स्त्रियां है, 1021 स्त्रियां है, ठीक है। तो ये जो लिंग अनुपात है, एकमात्र जिला जहां पर में 1000 से ज्यादा का है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, वापस से, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक डेटा दे रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। गोपालगंज जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप देख सकते हो कि 1021 और 1000 लड़कों के मुकाबले में। फिर आता है सिवान, तो मतलब एक ही जिला ऐसा है जिसका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। उसके बाद में तो सारे 1000 से कम वाले ही है, सिवान, सारण, ठीक है, किशनगंज, नवादा। अब देखिए सबसे कम कहां पर में है, आप इनमें से कौन से जिले के अंदर में हो, आप लोगों का जिला कौन सा, ये भी आप कमेंट के अंदर में लिख देंगे फ्रेंड जल्दी से। देखिए मुंगेर जिला जो है यहां पर में सबसे कम है, मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 876 लड़कियां, ओके। ये भी याद रखना आप लोगों ने, सबसे कम कहां पर में है। उसके बाद में बारी आती है भागलपुर की, 880 भागलपुर, फिर खगड़िया है 886 के साथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। मुंगेर के अंदर में सबसे कम है, भागलपुर के अंदर में फिर सेकंड लास्ट है, और ऊपर के 2 भी याद रख लीजिएगा, गोपालगंज सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में सिवान की बारी आती है। 1000 से ऊपर वाला केवल एक जिला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनेगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन है जो अक्सर बिहार के मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर में जो है फ्रेंड्स पूछा गया है, पूना समझौता। देखिए ये किसके किसके बीच में हुआ था पूना समझौता,
ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में। ठीक है, 24 सितंबर 24 सितंबर 1930, 30, 32 कब हुआ था? तो सबसे पहली बात तो जो है फ्रेंड्स, पूना समझौता हुआ कब था? ये हुआ था 1932 के अंदर में। क्यों हुआ था ये? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जो दलित है, ठीक है, उनको एक अलग एंटिटी माना जाए, हिंदू समाज से अलग माना जाए, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया जाए। अलग निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता कि जो एससी कम्युनिटी, जिसको अब हम बोलते हैं, जो भी है, वो हिंदू समाज से अलग होकर उनको एक अलग एंटिटी मान लिया जाता, हिंदुओं से अलग मान लिया जाता। गांधी जी इसी चीज को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ गए थे पुणे की यरवड़ा जेल में। पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर में, ये भी याद रखना है, पुणे की यरवड़ा जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी बोले कि मैं हिंदू समाज को अलग अलग नहीं होने दूंगा। अब इस तरीके से गांधी जी जब बैठ गए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा कि अगर इन बाबा जी को कुछ हुआ तो पूरे के पूरे लोग जो है वो जिंदगी भर इन्हीं को दोष देंगे। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर में, क्योंकि कमेंट के अंदर में भी जब दानी सर पढ़ाएंगे, उनको डर लगा कि जब दानी सर पढ़ाएंगे आज से कई साल बाद, और ये बच्चे कमेंट के अंदर में तो कुछ भी करते, क्या कमेंट के अंदर में क्या कुछ भी लिख के भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, डरपोक लोग रहते, कुछ भाग जाते, कुछ भी लिख के, मतलब पढ़ने के अलावा कुछ भी लिख के भागते। तो ऐसे लोग रहेंगे, वो भी फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही गाली देंगे, है ना? भगवान को लोग गाली दे सकते, उनको भी देंगे। ठीक है, तो वो बोले यार एक काम करो, अभी यहाँ पर में समझौता कर लो इनके साथ में, बाबा जी को कुछ हो गया तो फिर वो कमेंट वाला जमाना आएगा, लोग कुछ भी कमेंट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में 1932 में, ठीक है, 24 सितंबर को पूना समझौता होता है, जिसमें यह बात मान ली जाती है कि चलो ठीक है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो दलित है उनको हिंदू समाज में ही रिजर्वेशन एक तरीके से दिया जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी तो जेल में थे, महात्मा गांधी के बिहाफ पर किसने साइन किया था इसको? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मदन किसने साइन किया था गांधी जी के बिहाफ पे? अब वो तो चलो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कर दिया, उनके बिहाफ पे किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को एहसास जो है एक सुपीरियोरिटी कि भाई एक और बीपीएससी खुद दे रहा है भाई ये वाले झटके, ठीक है, हम क्या ही लेंगे अपने ऊपर में, अपने को बीपीएससी दे रहा है ये वाले सवाल पूछ पूछ कर, जख्मों पे नमक। ठीक है, मैं किस नाम से ताबीर करूं इस रुत को? ठीक है, कौन से नाम, क्या नाम दूं इस रुत को, या इस मौसम को क्या नाम दूं, किस नाम से ताबीर करूं इस रुत को? ठीक है, फूल मुरझाए हैं और जख्मों पे बाहर आई है। ठीक है, फूल मुरझाए हुए हैं और जख्मों पे बाहर आई हुई है अभी। ठीक है, तो बिहार ही है भाई। ठीक है, ठीक है, क्या करे। तो पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, और दिए गए जितने भी राज्य उनमें से, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर और स्त्री साक्षरता दोनों में न्यूनतम जो है वो कौन है? ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिहार ही है दिए हुए इसमें से। 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ प्रश्न है ये। ओके, तो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर में ही आया हुआ प्रश्न है, तो क्या ही करेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको तो याद रखना ही रखना है, बट मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जो है वो डेटा लिख दे, बिहार का ओवरऑल डेटा कितना है, ठीक है, पुरुषों का कितना है और महिलाओं का कितना है, एक बार लिख दो कमेंट के अंदर में। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग फटाक से लिख दो इसको। चलिए, सीटेट सिलेक्शन पॉइंट बता रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, एईडीओ के क्वेश्चंस के लिए शुक्रिया सर। तो 1.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, और हम लोग 1.5 लाख प्रॉमिस करके उससे भी ज्यादा आपको दिया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बैच कैसे बाय करना है, नीचे में आप लोगों को लिंक दी गई है, नंबर भी दिया गया, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए,
AEDO 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लोगे आप, तो आपको 899 में मिल जाएगा आज। सर मैं एडीओ का बैच लिया है, ले लिया है, आपका क्वेश्चन ऐड करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम करते रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग आपके लिए ऐड करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। 1932 के पूना समझौते पर गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? अभी आपको बताया, आप अगर ध्यान से कोई बच्चा पूरा लेक्चर सुनेगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था। तो लेक्चर पूरा अच्छे से देखिए। 3200 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, अभी केवल 19 लाइक्स, आई थिंक शायद 19 लाइक्स हम लोग दूर है, 3300 हो जाएंगे लाइक्स हमारे। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, पंडित मदन मोहन मालवीय। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग, तो देख लीजिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, तो आप लोग अगर सफल होना चाहते हो तो अभी जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ, ठीक है। नाउ 2011 में बिहार के जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में थी ये बता दिया आप लोग, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जनसंख्या, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। सबसे ज्यादा जिला जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इनमें से बताना है आप लोगों ने, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस। तो पटना में सबसे ज्यादा है, तो पटना ऑप्शन के अंदर में देखिए यहाँ पर में आप लोगों को दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी चंपारण है, तो पूर्वी चंपारण आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है। इनमें से देखो यहाँ पर में बोला है कि इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है, ठीक है। फिर मधुबनी है, मधुबनी आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर में फिर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स गया आया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर के ऊपर में है, और 5वें नंबर वाला जिला जो है आप लोगों से पूछ लिया गया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से इस तरीके के भी बन सकते हैं, ठीक है। आपके वो जो क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, उस सारे क्वेश्चन में इसमें आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इनको भी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरा आपको टेबल सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज उनको आप लोग अच्छे से जरूर करिएगा आप लोग। चलो नाउ नाउ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बीपीएससी एईडीओ का जो कोर्स है वो केवल और केवल 899 में आप लोगों के लिए उपलब्ध है फ्रेंड्स, ठीक है। केवल और केवल 899 के अंदर में आप लोगों ने सिंपल सा एईडीओ, ठीक है, 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने, कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाएगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक अच्छा मौका है, 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को जो है इसके अंदर में मिल रहे हैं। क्वेश्चंस अपलोड करना स्टार्ट भी कर दिए, बच्चे लोग को खुश है वो बता भी रहे हैं। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं अभी के अभी जुड़ जाइए। प्लेन ग्रेजुएशन, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मेहनत करिए, अभी भी मौका है, क्या पता आपका एक सही डिसीजन आप लोगों को आगे बढ़ा दे, ठीक है। तो एक सही डिसीजन बस आपका, ठीक है। तो ये आप लोग जुड़ सकते हो, नीचे में लिंक दी गई है, लिंक को पिन कर दीजिए प्लीज कमेंट के अंदर में, ठीक है, ताकि बच्चों को डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल डालनी है और बस कोर्स आपका ऐड हो जाएगा। बस इतना सिंपल है आप लोगों के लिए, ओके। तो इतना सिंपल तरीका, लिंक को पिन कर दिया गया होगा मुझे उम्मीद है, और आपको पिन कमेंट में नीचे में भी मिल जाएगा, बस वो लिंक है उस पर क्लिक करना है, एक ब्राउजर ओपन होगा, वो फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जो भी है आपका उसमें डिटेल डालनी है, पेमेंट करनी है, कोर्स ऐड आपके, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बस इतना आसान, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर भी आप लोगों को दिख जाएगा, नंबर भी शो कर दीजिए एक बार प्लीज बड़े स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। तो 7611101101 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। कॉल कर दीजिए, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मदद कर देंगी। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आप लोग बताइएगा मुझे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कमेंट करके वो सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। और जो आज सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, उसको कमेंट कर देना। जो आपको लग रहा है कि आज आपने जो सीखा होगा, एक भी पॉइंट अगर आपने सीखा है आज, तो उसको कमेंट कर दो। जो सीखा है आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए आपकी, तो क्या करो, ठीक है, जो जो सीखा, जो जो याद आ रहा है लिखते जाओ, लिखते जाओ, कमेंट, एक चीज याद आई लिखो, कमेंट करो, एंटर करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज भी याद आ रही है लिखो, कमेंट करो, ठीक है, एंटर करो। तो जो जो चीजें याद आती जा रही है लिखते जाओ, इससे आप लोगों का रिवीजन जो है, माइंड को आदत होगी, न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेने वाला हूँ सक्सेस परीक्षा के ऊपर में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे फूड्स, ठीक है, जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ठीक है, आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपका रिकॉल पावर बढ़ेगी। ऐसे कुछ फूड्स जो आप खा सकते हो, ठीक है, जिससे मेमोरी पावर सच में बढ़ती है। और कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसके जरिए आप अपने
स्मरण शक्ति को जो है वो बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।